नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापर ले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। आप वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपने हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है, और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट। और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूं कि पब्लिकली भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है, जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। उद्धव साहेब, एक प्रश्न असा आहे की आपण जे बोलले की तू वेळ यायची आहे विरोधकांना एकत्र घेण्याची, यायची आहे नाही, वेळ गेलेली नाही किंवा आलेली नाही, आता आपण मध्ये आहोत। आणि आता हे काल नड्डांचं जे भाषण आलेलं आहे ते फार घातक आहे की सगळे पक्ष संपतील किंवा आम्ही संपवू, असा त्याचा कंसातला अर्थ आहे। पण माझा प्रश्न असा आहे की भाजपचाही हिंदुत्व आहे, शिवसेनेचं हिंदुत्व आता आहे। उद्धव ठाकरे हमलावर, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मातोश्री में इस वक्त मौजूद है। ऋत्विक, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उद्धव ठाकरे ने कि वो संजय राउत के साथ खड़े हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, क्या वो संजय राउत के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सड़कों पर भी उतरेंगे? अब जी, कल से तो यही माहौल और यही चित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद जब ये बताया गया आधिकारिक तौर पर कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हमने जगह जगह पर देखा, महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर मुंबई तक जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, जबकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार को मिलने उनके आवास मुंबई के भांडुप इलाके में जब पहुंचे थे, वहां के शिव सैनिक भी बड़ी तादाद में संजय राउत के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे।
वहां पर नारेबाजी की जा रही थी। कहीं ना कहीं अब शिवसेना का रुख और शिवसेना की भूमिका अब स्पष्ट हो रही है। उद्धव गुट जो है पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ संजय राउत के पीछे खड़ा दिख रहा है। यह पहली बार हुआ है कि खुद पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जाकर उनके पूरे परिवार से मिले हैं, जबकि मुश्किल की घड़ी है और संजय राउत जो कि शिवसेना का एक बुलंद आवाज माना जाता है, हमेशा से बेबाक तरीके से शिवसेना की भूमिका सामने रखने वाले संजय राउत के पीछे पूरी ताकत के साथ उद्धव ठाकरे के साथ ही सभी नेतागण जो है शिवसेना के खड़े दिख रहे हैं। ऋत्विक, एक और बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि उद्धव ठाकरे अब ये मानकर चल रहे हैं कि विलन कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उससे ये साफ हो रहा है कि अब निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जेपी नड्डा इन्होंने बिहार में जो भाषण किया था उस भाषण के चंद लाइनें सुनाई आज उद्धव ठाकरे ने और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं हिटलर शाही और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के तरफ रुख करती दिख रही है बीजेपी। कोई भी रीजनल फोर्सेस जो है वो अब यहाँ पर नहीं चाहती बीजेपी, उन्हें खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। जो बयान जेपी नड्डा की तरफ से दी गए हैं उसका दाखला देते हुए उद्धव ठाकरे यही बताना चाहते हैं कि बंगाल में चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या के नीचे साउथ में, ठीक है ऋत्विक, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख भी जुड़ गए जो कि कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर संजय राउत मौजूद हैं। मुस्तफा, कोर्ट रूम के भीतर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, कोर्ट में ये बात कही गई है फिलहाल के ये हितेन वेनेगांवकर जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रवीण राउत को इसी केस में फरवरी में अरेस्ट किया गया था और जज ने इस बारे में पूछा है कि आप कह सकते हैं कि मीडिया को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया है कोर्ट की हियरिंग में। और जो लॉयर्स हैं उनके जरिए ये खबर मिल रही है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था। जो केस की बात हो रही है संजय राउत के, उसमें बताया गया है कि 2010 से 2011 के बीच में 10 करोड़ रुपए मिले हैं HDIL से। और ये आप कह सकते हैं कि अमाउंट जो है वो वर्षा राउत जो संजय राउत की बीवी है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है और उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है। ये अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी उन्होंने बनाई थी वर्षा राउत और माधुरी राउत जो प्रवीण राउत की बीवी है, वर्षा राउत जो है संजय राउत की बीवी है। और ये अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों ने वर्षा और माधुरी ने बनाई थी और उसमें बिजनेस हुआ था 13 लाख का, ऐसा इसमें आप कह सकते हैं कि इस वक्त कहा गया है। दूसरा एलिगेशन जो संजय राउत के खिलाफ है वो ये है कि कुछ लैंड पार्सल जो है वो इन्हीं पैसों से खरीदे थे संजय राउत ने अलीबाग में, और साथ ही साथ अलीबाग के किहिम बीच में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन 2010 से 2011 के बीच में 10 लैंड पार्सल्स के ऐसे 8 एग्रीमेंट्स हुए हैं और पाटकर ने उन्हें कैश दिया था, इस बात की जानकारी सामने आई है। और सोर्स जो है उस कैश पेमेंट का वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि प्रवीण राउत एक तरह से फ्रंट मैन थे संजय राउत के, ऐसा जो ईडी की तरफ से वकील है उन्होंने कहा है। और ये कहा जा रहा है कि 112 करोड़ का एक आप कह सकते हैं कि अमाउंट है वो यूज किया गया था एक लैंड खरीदने के लिए। और इस केस में वो जो जिससे लैंड खरीदा गया उनका कहना है कि स्टेटमेंट में कि 60 से 70% जो पैसा था ये 112 करोड़ का लैंड पार्सल खरीदने में 60 से 70% इस पूरे अमाउंट का जो है वो कैश में दिया गया था। और प्रवीण राउत और संजय राउत इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, ऐसा कोर्ट के तरफ से ईडी कह रही है। कई इंटरनेशनल टूर्स जो है वो प्रवीण राउत ने फाइनेंस किए हैं, ऐसी बात सामने आई है। और साथ में ये बात भी समझ में आ रही है कि इस पूरी जो पैसा है उस पैसे से राउत फैमिली को बेनिफिट्स दिए गए हैं, इसके लिए सेक्शन 3 ऑफ PMLA एक्ट इज मेड आउट। एक और बात कही है हितेन वेनेगांवकर ने, वो ये है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3 बार समन किया गया था और उसमें से 2 बार उन्होंने अटेंड नहीं किया, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। और जब 2 बार वो नहीं आए उस 2 बार के दौरान
उन्होंने क्रूशियल ठीक है एविडेंसेस जो है इस मुस्तफा, केस के, बहुत उसे बड़ी बड़ी टेम्पर- जानकारियां आप दे रहे हैं, लगातार नजर बनाए रखिए।